बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पिंच इफेक्ट। पिंच इफेक्ट क्या होता है? व्हेन ए हाई डिस्चार्ज करंट पासिस थ्रू ए बॉडी ऑफ प्लाज्मा, जब एक बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करंट प्लाज्मा में से पास करता है, इट इज़ सराउंडेड बाय ए लार्ज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके गिर्द एक बहुत ज़्यादा जो है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, विच एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड द प्लाज्मा, जो कि उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। एज ए रिजल्ट कंप्रेशन प्रोड्यूसेस, और इसका नतीजा क्या निकलता है कि एक कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे प्लाज्मा जो है वो अंदर की तरफ कंट्रैक्ट हो जाता है, दब जाता है। दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड पिंच इफेक्ट। जो ये इफेक्ट है कंप्रेशन का, प्लाज्मा की कंप्रेशन का, तो इसको बोलते हैं हम पिंच इफेक्ट। तो अब ड्राइव करते हैं कि कितना मैग्नेटिक प्रेशर उसके ऊपर लगता है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। तो हमने कंसिडर कर लिया एक जो करंट है हमारे पास, वो फ्लो कर रहा है प्लाज्मा में से, और उस करंट की नौयत कैसी है? वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री है उसके अंदर। मींस के वो बिल्कुल है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है, और वो जो है ना फ्लो कर रहा है प्लाज्मा में से। जैसे कोई भी गोल चीज़ है हमारे पास, तो वो एक लंबी लेंथ में होता है, वो भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री ही कहलाती है, कि उसका रेडियस है वो कहीं पे चेंज ना हो रहा हो, कम ज़्यादा ना हो रहा हो, बिल्कुल एक ही जैसा हो। तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री है उसमें। तो करंट क्योंकि फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। मैग्नेटिक इंडक्शन होगा तो वहाँ पे अम्पेयर्स लॉ होगा। तो अम्पेयर्स लॉ से स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग अम्पेयर लॉ। हमारे पास ये अम्पेयर लॉ आ गया, और फिर ये डी ए जो हमारे पास स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इसको हम ब्रेक कर देंगे उसमें सिलेंड्रिकल जो स्मॉल यूनिट एरिया होगा उसमें स्मॉल जो उसका एरिया होगा उसमें, तो वो बराबर होगा 2πr इंटू डी आर। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो बराबर होता है 2πr इंटू लेंथ। क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल एरिया ले रहे हैं, तो 2πr इंटू डी ए को हमने इसमें ब्रेक कर दिया। तो अब आगे यहाँ पे हमने बी डॉट डी एल था, तो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करके हमने एज्यूम किया कि दोनों में एंगल जो है वो ज़ीरो है, तो कोस थीटा 1 हो गया। तो ये जब इंटीग्रेशन डी एल पे लगेगी, तो किसी भी लेंथ की क्लोज पाथ में जो इंटीग्रेशन है वो 2πr के बराबर होती है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के। तो इसकी जगह पे ये आ गया, और 2πr में से 2π बाहर आ गया, और बाकी सारी इंटीग्रेशन के अंदर फैक्टर्स ये रहेंगे। 2π दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ पे बच गया b, और बाकी सारा एज इट इज़ आ गया। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट से। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाएगी, पार्शल बी ओवर पार्शल आर माइनस म्यू ओवर आर स्केयर। मतलब कि जब यहाँ पे तो पार्शल ओवर पार्शल आर आ गया, जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन कंसिडर करेंगे, 1/r एक फंक्शन, और ये इंटीग्रेशन वाला दूसरा फंक्शन। तो 1/r की जब डिफ्रेंशिएशन इसकी होगी विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये आ जाएगा -1/r स्केयर, और ये वाली टर्म एज इट इज़। और दूसरी बार जब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन क्योंकि डी आर के रिस्पेक्ट से है, तो ये आर के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये इंटीग्रेशन कट जाएगी, और इसके ऊपर लिमिट आ जाएगी 0 से r। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अपर लिमिट पुट करेंगे, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, और म्यू नॉट जे आर सिर्फ बचेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई अभी तक, और इसके आगे देखते हैं। अब ये जो इतना सा पार्ट है हमारे पास, और ये दोनों सेम है। डेरिवेटिव लेने से पहले वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो हमारे पास है इतना पार्ट, तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो इसकी जगह पे हम बी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक आर अलग कर दूँ, तो ये बाकी सारा पार्ट जो है बिल्कुल सेम है, तो इसकी जगह पे मेरे पास आ जाएगा -b/r। तो वही इक्वेशन नंबर 1 से हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये मेरे पास इतनी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब आगे ये माइनस वाली टर्म दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी, तो मेरे पास ये आ जाएगा, और म्यू नोट का भी डिवाइड कर दूंगा दूसरी तरफ, तो ये मेरे पास इतनी चीज़ आ गई। अब मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो हमने हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन में देखा था, वो बराबर होती है इसके Fv इक्वल्स टू J क्रॉस बी। तो ये वही है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू J क्रॉस बी। वहाँ पे इसके साथ दो टर्म्स और आ रही थी, एक रो और इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में आ रहा था डेल इंटू पी प्रेशर। तो
तो यहाँ पे वो दोनों टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो वो ई की वजह से वो ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे क्योंकि उसका इंटरनल अपना कोई प्रेशर नहीं है तो उसकी वजह से प्रेशर ज़ीरो, और वो टर्म भी कैंसिल, और सिर्फ हमारे पास ये एक टर्म बची हुई है यहाँ पे। तो ये वही वाला फार्मूला हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन में जो हमने यूज़ किया था वही है। तो जे क्रॉस बी, अब करंट क्योंकि फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एरिया में प्रोड्यूस होती है, तो जे और बी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने मान लिया कि जे मेरे पास जो है वो के की डायरेक्शन में है, मतलब जी डायरेक्शन में, और बी मेरे पास जो है वो थीटा की डायरेक्शन में है, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास ये आ गया के इंटू थीटा, ये बराबर होता है माइनस आर के, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लॉकवाइज होता है आर, थीटा और के, तो के थीटा चल रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज की वजह से माइनस आर हमारे पास ये आ गया। और फिर यहाँ पे जे की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो ये जो इतनी लंबी चौड़ी हमने जे की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और फिर जो फोर्स और प्रेशर में एक रिलेशन इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह के यहाँ तक रोक देंगे और इसके आगे देखेंगे। फोर्स और प्रेशर में एक रिलेशन इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये है हमारे पास फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये सिंपल फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है। और ये हमारे पास क्या है, प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम की एक डायमेंशन अगर आर से हम काट दें तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ प्रेशर, यहाँ पे बचेगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मतलब दोनों की डायमेंशन सेम है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये माइनस साइन इस वजह से है क्योंकि जो इक्वलेंट प्रेशर है और जो फोर्स है वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आया हुआ। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो ये एफ, यहाँ पे एफ की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी और माइनस साइन दोनों के कैंसिल हो गए और मेरे पास ये इक्वेशन आ गई इतनी। 1/μ0 को इसके साथ दोनों के साथ अलग अलग कर दें और ये b को भी मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1/μ0 b पार्शल b ओवर पार्शल r और 1/μ0 b स्क्वायर ओवर r। और यहाँ पे जो r होगा उसको भी डेरिवेटिव के अंदर हम ले जा सकते हैं, लेकिन उसका स्क्वायर करके यहाँ पे 1/2 लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे ना तो ये दोबारा वो लास्ट वाली इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा यहाँ पे ये इसके। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा। ये पी ई क्यू मीन्स है कि प्रेशर इक्विवेलेंट प्रेशर, तो ये मेरे पास आ जाएगा। और इस टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2μ0 तो एज इट इज़ आएगा और पार्शल आर इंटीग्रेशन से कट जाएगा और मेरे पास सिर्फ b स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे क्योंकि 1/r है और इंटीग्रेशन भी r के रिस्पेक्ट से होनी है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अभी बची रहेगी, ये सिंपल सॉल्व नहीं होगी जैसे हमने ये अभी सॉल्व किया। तो जब हाई कंडक्टिविटी की बात करें तो ये टर्म जो है ना इसका आंसर बहुत ही छोटा आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 1/r पे जो है ये वैल्यू जो है जा रही है और ऊपर से इसकी इंटीग्रेशन भी है, मतलब r की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। तो ये जो टर्म है ये निगलेक्ट होने वाली है, इसकी वैल्यू बहुत, इसकी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर बहुत कम है, तो इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं फॉर हाई कंडक्टिविटी केस के लिए। और सिर्फ इक्वलेंट प्रेशर मेरे पास आ जाएगा इस वैल्यू के इक्वल। तो अब इक्विवेलेंट प्रेशर बराबर होता है मैग्नेटिक प्रेशर के एट द बाउंड्री ऑफ द प्रेशर या बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो जब मैं आर इसमें आर कहीं पे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके अंदर जब आर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा कैपिटल आर, मतलब जो बाउंड्री पे उसकी वैल्यू है, तो मेरे पास इक्विवेलेंट प्रेशर इक्वल हो जाएगा मैग्नेटिक प्रेशर के। और फिर वो जो मेरे पास लास्ट पे एक्सप्रेशन बचेगा वो हमारे पास होगा मैग्नेटिक प्रेशर। और यहाँ पे आर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये सिर्फ ये बता रहा है कि बी आर का एक फंक्शन है और उस आर की जगह पे हमने कैपिटल आर पुट किया हुआ है जो कि उसकी बाउंड्री की वैल्यू है। तो इस प्रेशर को बोलते हैं हम मैग्नेटिक प्रेशर। तो इसके बाद आगे हम देखेंगे कि कितना करंट हमें रिक्वायर है, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उससे ये मैग्नेटिक प्रेशर प्रोड्यूस हुआ। तो अब हम देखेंगे कि कितना करंट हमें देना पड़ेगा कि ये मैग्नेटिक प्रेशर प्रोड्यूस हो। तो अब देखते हैं कि डिस्चार्ज करंट कितना रिक्वायर है हमें वो मैग्नेटिक प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर हम प्लाज्मा को एज ए परफेक्ट गैस डील करें और आइडियल गैस इक्वेशन लिखें तो पी एम मतलब मैग्नेटिक प्रेशर बराबर होगा एन के बी टी के।
तो यहाँ से ये बात जाहिर है कि जो पी एम है ये यहाँ पे जो है आम नॉर्मल प्रेशर पी वी एन के टी, पी वी इक्वल्स टू एन के टी जो इक्वेशन होती है, तो ये पी एम जो है पी वी के इक्वल यहाँ पे जो है इस तरह से ये बिहेव कर रहा है। तो जो पी एम हमने थोड़ी देर पहले निकाला उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया। अब चूंकि सिलेंड्रिकल सिमेट्री है हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हम उसको पुट कर सकते हैं इस फॉर्म में। ये वैल्यू हमने इसकी जगह पुट कर दी, तो ये आ गया। और सिलेंड्रिकल सिमेट्री की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बराबर होती है इस चीज़ के, जैसे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर में से फ्लो कर रही होती है, वायर के गिर्द बन रही होती है जब उसमें से करंट फ्लो करता है, तो सेम सिलेंड्रिकल सिमेट्री के केस में भी वही होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी जगह पर पुट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद फर्दर इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से आई की वैल्यू हम निकाल लेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ कर देंगे। पाई आर स्क्वायर की जगह हम ए पुट कर देंगे, और जो हमारे पास लास्ट आंसर आएगा ये करंट हमें रिक्वायर होगा, इतना करंट अगर हम देंगे तो फिर ये मैग्नेटिक प्रेशर इतना प्रोड्यूस होगा। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा ऑसिलेशंस की, और उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे एल्वन इक्वेशन की, और फिर इंशाल्लाह ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्लाज्मा फिज़िक्स का। और इसके बाद इंशाल्लाह हम लेज़र या फिर जो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 1 का जो पार्ट रहता है वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।